चलो बच्चों, आज ज्योग्राफी का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारा सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट। चूंकि ज्योग्राफी है तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल होगा और थोड़ा इसमें जो थ्योरी के पार्ट्स होंगे थोड़े ज़्यादा होंगे। तो थोड़ा थ्योरी से घबराएंगे नहीं और देखेंगे थ्योरी को पेशेंसली। और ट्रांसपोर्ट भी एक इजी चैप्टर में हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कोई बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट जो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग को डिस्कस करना है आज अपने इस चैप्टर में। तो चलिए ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक थोड़ा सा पहले आपको ट्रांसपोर्ट का बता देता हूँ, फिर हम लोग बात आगे करेंगे। जैसे कि देखिए, अभी मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट से बात शुरू करनी है, बट पहले आपको मैं कुछ ट्रांसपोर्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद से हम लोग जो है हेडिंग बाय हेडिंग जो है अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, तो देखिए ट्रांसपोर्ट का बेसिकली मतलब क्या हो सकता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि टू कैरी सम गुड्स, या फिर पीपल्स को ही कैरी कर लो या गुड्स को कैरी कर लो और वन प्लेस से अनदर प्लेस तक उसको पहुंचा दीजिए। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक या तो पीपल का या फिर गुड्स का जो ट्रांसफरेंस होगा वही आपका ट्रांसपोर्ट होगा। अच्छा, बेसिकली ट्रांसपोर्ट जो देखा जाए तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप एक जगह से सामान गुड्स को आप हो सकता है विद इन कंट्री ही करते हो, कंट्री के एक स्टेट से एक स्टेट को आप जो है अपने गुड्स को ट्रांसफर करते हो सकता है कि आप इंपोर्ट करते हो, सामानों को फॉरेन से मंगाते हो तो वहां भी ट्रांसपोर्ट का यूज होता है। हो सकता है कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कुछ रॉ मटेरियल से, चूंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर रॉ मटेरियल का ट्रांसफरेंस फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होता है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको ये भी आप कह सकते हैं जहां पर इंपोर्टेड चीजें ज्यादा आती हैं। मतलब जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो फॉरेन से इंडिया में आती है, तो चीजों को ले जाना और ले आना इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क कि हम बिना ट्रांसपोर्ट के कर पाए। क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरे जगह आप लेके जाओगे तो विया ट्रांसपोर्ट ही आप कर सकते हो। तो इसी वजह से हमारे ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट का चैप्टर पढ़ाया जाता है कि ट्रांसपोर्ट लगभग कितने तरीके से हो सकते हैं और ट्रांसपोर्ट के फायदे क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट ना रहे तो नुकसान क्या है, कौन सा ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, कौन से ट्रांसपोर्ट से हमें हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा हैं, कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो हमारे गुड्स का ट्रांसफरेंस सबसे ज्यादा करता है, कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो हमारे गुड्स को सबसे फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट बनता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम करता है। इन्हीं सभी को डिस्कस करना ही है इस चैप्टर ट्रांसपोर्ट में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हमें डिस्कस करना है वो मेजरली 5 ट्रांसपोर्ट्स डिस्कस करने हैं। 5 ट्रांसपोर्ट्स मतलब, जैसे मान लो कि सबसे पहले आप रोडवेज ले लो। रोडवेज मतलब रोड पे जो ट्रांसपोर्ट, रोड के हेल्प से जो ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरा आप रेलवे ले लो कि जो रेलवे ट्रैक्स में जो हमारी जो वैगन्स चलती हैं ट्रेन की, बहुत मल्टीपल वैगन्स लगी होती हैं उसमें, उनका भी ट्रांसपोर्ट में आप देख सकते हो कि बहुत वास्टली यूज होता है इंडिया में। तो बहरहाल बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी रेलवे बहुत ज्यादा ही ट्रांसपोर्ट में अपना रोल प्ले करता है। तो इन सारी चीजों को साथ ही साथ इसके बाद से 2 ट्रांसपोर्ट तो ये हुए, इसके बाद आप इसी में लेकर आते हो तीसरा आपका हो सकता है एयरवेज में आएगा, फिर आपका वाटरवेज में आएगा। एयरवेज में आपके जो है प्लेन वगैरह आ जाते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोरियर ऑप्शंस भी चलते हैं, जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट है, इस तरीके से बहुत सारे और भी कोरियर ऑप्शंस है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो कि कोरियर आपका एक जगह से दूसरी जगह विद इन शॉर्ट टाइम ले जाते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज टाइम थोड़ा कम कंज्यूम करते हैं और ज्यादा लोड भी नहीं ले जा सकते। चूंकि प्लेन की बात होती है तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत, अगर आपने प्लेन के बारे में जानकारी रखी हो, कि प्लेन में ज्यादा हैवी वेट अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोग किस पे चले जाते हैं हैवी वेट्स के लिए, तो फिर हम लोग उसको पकड़ते हैं किस पे, वाटरवेज पे, जहां पे शिप होती है, जो कि शिप पोर्ट्स पे लगती हैं और उन्हीं पोर्ट से सारी चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक, इसके बाद एक और वेज है जिससे कि आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो पाइपलाइंस, पाइपलाइंस में जैसे कि अभी हर जगह पे गैस की पाइपलाइंस लग रही हैं। गैस मतलब क्या, मीथेन वाली जो गैस है इसकी पाइपलाइन लग रही है, गैस पाइपलाइन लग रही है। उसमें आप पेट्रोल वगैरह भी मतलब जो है आप अपना ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे इंडिया नेपाल के साथ जो है ना अभी रिसेंटली जैसे कि इंडिया ने स्टार्ट करा है नेपाल के साथ अपना ट्रांसपोर्ट, एक जो कि पाइपलाइन के थ्रू वो करता है। पाइपलाइन के थ्रू वो जो पेट्रोल यहाँ से नेपाल को भेजता है, या फिर उधर से कुछ पाइपलाइन के थ्रू लेना होता है तो लेता है। तो इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है नेपाल के साथ पाइपलाइन के थ्रू में ट्रांसफरेंस करना। मतलब इससे बहुत सारा फायदा भी है, ऐसा नहीं है, पाइपलाइन का भी फायदा है,
जैसे चोरी वगैरह नहीं हो सकती, मतलब बीच में कोई भी ऐसा नहीं है ब्रोकर जो कि कुछ कंटेनर में पहले जब जाता था टैंकर के कंटेनर में तो उसमें बहुत ज़्यादा थेफ्ट वाली चीज़ें हो रही थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पाइपलाइन किया कि भाई एम्प्लॉयज़ भी कम लगेंगे, पाइपलाइन में बाकी चीज़ों का नुकसान भी कम होगा, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे अलग अलग ट्रांसपोर्ट हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट पे तो हेल्प करते ही करते हैं। इकोनॉमिक मतलब होता है मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम का मतलब पैसे से मुद्रीकरण, उसमें भी हमें फायदा करता है, हमारे देश की जीडीपी भी सुधारने में फायदा करता है, एज वेल एज हमारे लिविंग स्टैंडर्ड का एक बहुत बड़ा एक पार्ट कहें तो ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है। या हमें किसी से मिलना हो तो हमें ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, या हमें अपना कोई सामान देना हो तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट इसी तरीके से मतलब हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमें करना चाहिए, वो हमारी हेल्प करता है उसको करने में। अच्छा देखिए, इसी पे मैंने पहला लिखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, तो इन डेफिनेशन से थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जो पॉइंट्स में लिखा है कि वेल नीट कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ट्रांसपोर्ट लाइफलाइन मॉडर्न इंडिया एंड इट्स फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है कि अगर आपको इंपॉर्टेंस समझना है ट्रांसपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल सी बात है कि ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जो हमारी लाइफ को कंप्लीट करने का काम करता है। मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप सपोज करो कि आपको ही दिल्ली से मुंबई कोई शादी अटेंड करने के लिए जाना हो और आपके पास कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना हो तो जाना शायद आपके लिए मुश्किल है। तो हमारे लाइफ को पूरा कंप्लीट करने का काम, मॉडर्न इंडिया को एक फाउंडेशन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम जो है ट्रांसपोर्ट करता है। इकोनॉमी से बहुत सिंपल रिलेटेड है, जैसे इंडियन रेलवे इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि उससे लगभग लगभग अगर देखा जाए सारे ट्रांसपोर्ट को एक साइड रख के, तो ये रेलवे की जो ट्रांसपोर्ट है इससे मैक्स टू मैक्स इकोनॉमी जनरेट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेलवे से यानी कि ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं या फिर ट्रेन को ही प्रीफर करते हैं लॉन्ग डेस्टिनेशंस के लिए अपने, तो वो हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा बनाती है। तो ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि वो अपने आप फाउंडेशन स्टोन ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। जो प्रोड्यूसर्स गुड्स बनाते हैं उन गुड्स तक कंज्यूमर को कौन पहुंचाता है, तो ट्रांसपोर्ट पहुंचाता है। सेम एज इट इज जो कंज्यूमर्स हैं उनकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर किया तो वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आया, अच्छी बात है, बट अगर आपको उसको रिटर्न भी करना हो तो एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वाइस वर्सा। मतलब अगर आपको गुड्स रिसीव करनी है दैट्स ओके, वो भी ट्रांसपोर्ट से, गुड्स रिटर्न करना है दैट्स ओके, वो भी ट्रांसपोर्ट से। अच्छा, इसके बाद क्या है, बिना ट्रांसपोर्ट के ना आ सकता है ना जा सकता है। अच्छा ठीक है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्ट का, बिना ट्रांसपोर्ट के हो ही नहीं सकता। ट्रांसपोर्ट हैज अज्यूम्ड मच इंपॉर्टेंस डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक आवर्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए ट्रांसपोर्ट से ना तुरंत मनी कलेक्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको रेलवे से ट्रेवल करना हो तो आपको टिकट तुरंत लेनी पड़ेगी, तो ये इकोनॉमी तुरंत जनरेट करता है, बहुत टाइम नहीं लेता, जिसके वजह से फायदा ये है कि कोई भी देश का जो ग्रोथ है ना, पहले यहां था वो फटाफट ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि ये मनी का कलेक्शन बहुत फास्ट है, मनी इसमें टाइम टकन नहीं होता। अगर आप ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, आप हैंड टू हैंड वो पे करेंगे, जिससे कि क्या होगा, पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो बहुत जल्दी रैपिडली इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ बात हो गई आपकी इंपॉर्टेंस की। अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस की, मैं बात करूं, अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो देखिए सबसे पहला तो यही है, बहुत सिंपल सिंपल लिखा हुआ है और आप यही पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिखेंगे और कुछ ज्यादा आपको करना भी नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड। देखो जब ट्रांसपोर्ट होगा तो ट्रांसपोर्ट होने से आपको एक फायदा है कि आप विदेशों का सामान अपने इंडिया में मंगा सकते हो, अपने इंडिया का सामान भी वहां एक्सपोर्ट कर सकते हो। ज्यादातर इंडिया में इंपोर्ट होता है, क्योंकि अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, वेरी सून कि हम लोग भी एक डेवलप्ड कंट्री होंगे तो हम भी ज्यादा से ज्यादा किस पर काम करेंगे, एक्सपोर्ट पर काम करेंगे। वेयर एज हमारा जो एक्सपोर्ट होता है ज्यादातर रॉ मटेरियल्स का होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होता है, और फिनिश्ड गुड हम अपने यहाँ इंडिया में लेकर आते हैं। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड में भी हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट टूरिज्म को बढ़ाता है। देखिए टूरिज्म भी इसलिए बढ़ाया जाता है कंट्री में क्योंकि टूरिज्म से हमारे कंट्री की इकोनॉमी बहुत बढ़ती है।
जब फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आएगी और फॉरेन करेंसी जब आके हाँ हमारे इंडिया में रहेगी, मतलब फॉरेन से लोग आएंगे अपनी करेंसी लेकर आएंगे और हमारे ही कंट्री में रहेगी, तो वो हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो ट्रांसपोर्ट टूरिज्म को बढ़ाता है डायरेक्टली, वेयर एज इनडायरेक्टली वो बढ़ाता है किसको? ग्रोथ को बढ़ाता है, देश की इकोनॉमी को बढ़ाता है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि ट्रांसपोर्ट हमें एग्रीकल्चरल में चीजों में हेल्प करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करता है कंट्री की। एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प कर सकता है? सपोज करो आपकी गन्ने की खेती हो, आपने शुगर केन का प्लांटेशन किया हो, तो करोगे क्या आप? शुगर केन को भी एक टाइम पे आपको फैक्ट्रीज में ले जाने पड़ेगा। तो शुगर केन जब फैक्ट्रीज में जाएगी, किसके हेल्प से जाएगी? सिंपल सी बात है ना कि अगर शुगर केन को फैक्ट्रीज तक पहुंचाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आपको पर्टिकुलर अपने खेतों की जो है हार्वेस्टिंग करानी हो, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी लेना पड़ेगा। कैसे उठा के लेके जाओगे? खेतों से नहीं ले जा सकते अपने एग्रीकल्चरल फील्ड से, आपको ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री का डेवलप करना है। इंडस्ट्री में डेवलपमेंट के लिए सपोज करो कोई फैक्ट्री क्रिएट कर रहे हो, उसके जितनी भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे किससे आएगा? सबका सब ट्रांसपोर्ट से आएगा। सारी जगह ट्रांसपोर्ट का यूज है। चाहे हम खुद भी चलते हैं तो किसका यूज करते हैं? कभी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, कभी पर्सनल व्हीकल का यूज करते हैं। पर्सनल व्हीकल भी एक तरीके का ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे अपनी गाड़ी से जाओ, चाहे भैया किसी की गाड़ी से जाओ। अपनी गाड़ी में भी जाओगे, अपनी ही व्हीकल का यूज करोगे तो भी पेट्रोल लेना पड़ेगा। इनडायरेक्ट वे में कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, इनडायरेक्ट वे में कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, आप कंट्री को तो पे करोगे। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी कंट्री के बहुत फायदा करता है। ये इकोनॉमिक बेनिफिट है। इकोनॉमिक मतलब पैसे से संबंधित है। ट्रांसपोर्ट देश की इकोनॉमी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है और इसीलिए इंडियन रेलवे कुछ समय पहले तक इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती थी। मतलब क्या कि इंडियन रेलवे जो है एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत हेल्प करती थी। अच्छा, सोशल बेनिफिट क्या है? सोशल बेनिफिट, ट्रांसपोर्ट से क्या फायदा होगा सोसाइटी को? क्या आपने कभी सोचा कि ट्रांसपोर्ट से सोसाइटी को क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल फायदा हो सकता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट क्रिएट करोगे तो यहां से इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। भाई एक ड्राइवर चाहिए होगा, अगर आपने एक ट्रांसपोर्ट लगाई, ट्रांसपोर्ट के तौर पे आपने एक बस को इस्तेमाल किया कि जो कुछ लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाएगा, तो इसमें क्या फायदा है? इसमें फायदा सबसे बड़ा यह है कि आपको क्या करना होगा, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। एम्प्लॉयमेंट मतलब आपने एक बस था तो उसके लिए एक ड्राइवर आपने क्रिएट कर दिया, फिर उसमें एक टिकट के लिए एक टिकट कलेक्टर बना दिया आपने, टीसी यहाँ पे बना दिया। फिर इसके बाद से ट्रैफिक होगी तो ट्रैफिक के लिए आपने ट्रैफिक पुलिस बनाया। ठीक है, बहुत सारी चीजों की फिर इंप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ब्रिंग टुगेदर पीपल लिविंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और बहुत अच्छी बात है, ट्रांसपोर्ट होगा तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे, लोग एक जगह से दूसरे जगह अपना बिजनेस कर पाएंगे, लोग एक जगह से दूसरे जगह किसी से मिल पाएंगे, लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा पाएंगे। अदरवाइज कितना ही मुश्किल होगा। आप पुरानी इंडिया की हिस्ट्री देखोगे तो वहां पर इंसानों के पास जब ट्रांसपोर्ट नहीं होता था तो लाइफ बहुत हेक्टिक थी। बट अभी इससे सोशल बेनिफिट है कि इंसान एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकता है, उससे कोई दिक्कत उसे नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे अगली बात करता हूं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 5 मोड्स आपको पढ़ने, यानी टोटल 5। पहला रोडवेज, दूसरा रेलवे, तीसरा एयरवे, चौथा वाटरवे, पांचवा पाइपलाइन। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग का जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इस मोड्स में अगर मैं बात करूं तो हमारा होगा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज। अच्छा, रोडवेज का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है चलने के तौर पर, ध्यान रखिएगा। इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंडियन रेलवे का होता है, मतलब सबसे ज्यादा इंडियन रेलवे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर देखें कि गवर्नमेंट सर्विस में ज्यादा जगह तक पहुंचाने वाली कौन सी चीजें हैं, तो रोडवेज हैं। मतलब कि जहां जहां ट्रेन की लाइंस नहीं हो सकती, ट्रेन की लाइंस यानी कि ट्रेन के गॉजेस, रेलवे गॉजेस जहां नहीं बन सकते, वो जितने भी गॉजेस हैं वो नहीं बन सकते, वहां वहां आपका रोडवेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले पढ़ना है रोडवेज। तो देखिए रोडवेज के साथ फायदा यह है कि जो रोडवेज है वो एक ऐसा नेटवर्क है जो 5 लाख किलोमीटर तक का कवर करता था डिस्टेंस। कितना किलोमीटर कवर करता था डिस्टेंस? 5 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता था। ये बात कब की है? 2016 की है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अभी कितना चल रहा है? 2022, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब ये बट नेचुरल है कि ये लेंथ जो है बढ़ चुकी होगी, ये इंक्रीज कर चुका होगा इस टाइम तक। ठीक है, आगे देखिए, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? मोर देन। नेटवर्क ओवर लिखेंगे या लिखेंगे मोर? मोर ओवर 5 लाख किलोमीटर। अच्छा, इसके बाद क्या है कि रोड आर सिग्निफिकेंट इन इंडिया एज कंपेरेबल टू रेलवेज।
एज दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। बहुत अच्छा भाई, रेलवे डोर टू डोर सर्विस नहीं देती, रेलवे स्टेशन टू स्टेशन सर्विस देती है, आपको स्टेशन खुद जाना पड़ेगा। बट रोडवेज का एक फायदा है, वो डोर टू डोर सर्विस देती है। मतलब आप बस में बैठोगे, आपका हो सकता है आप बस आपके घर के सामने से भी निकल रही हो, रोड हो वहां बस चलती हो सकता है कि आप जो है कहीं ऑटो लिए आपके घर तक आएगी वो, ये रोडवेज की सर्विस जो है डोर टू डोर है। बट रेलवे की सर्विस, एयरवेज की सर्विस, सीवेज की सर्विस, पाइपलाइन की सर्विस भी अब डोर टू डोर बनाने की कोशिश करी जा रही है, बट अभी उतना हुआ नहीं है। लेकिन बाकी ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डोर टू डोर नहीं है, और इसीलिए रोडवेज डोर टू डोर है और ह्यूमन लाइफ को बहुत कंफर्ट देता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है, पॉपुलर रेलवे से ज्यादा है रोडवेज। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये डोर टू डोर सर्विस देता है, सभी लोग यूज करते हैं, कोई बाइसिकल चलाता है, कोई साइकिल चलाता है, ट्रांसपोर्ट ही है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ, किसी भी चीज को छोड़ो, सामान हो या इंसान। अगला क्या है? रोडवेज आर कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन, देखिए रोडवेज आर कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए वो तो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ये जो आपका रोडवेज है ये कंसिडर्ड किया जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के लिए ना हमारे हिसाब से ही रोड पे चलना होना चाहिए। मतलब हमें भूख लगे तो हम रुक सकें, हमें नींद आए तो हम सो सकें, हमें कहीं कोई दृश्य अच्छा लगे तो हम देख सकें, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी किया जाता है, या फिर हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से जा सके। बट प्लेन, एयरवेज, रेलवेज ये हमारे हिसाब से नहीं चलती कि हमें मन किया कि नहीं भैया गाड़ी यहीं खड़ी कर दो तो 4 घंटे खड़ी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में हमेशा देखोगे तो रोडवेज ही ज्यादातर लोग फॉलो अप में लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर टाइम की कमी है तो एयरवेज का भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली देखा जाए ज्यादातर लोग जो यूज करते हैं वो रोडवेज का ही करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है? क्योंकि रोडवेज में एक और फायदा है ना, ये ट्रांसपोर्ट हमारे हिसाब के टाइम से भी हो सकता है, बट रेलवे का ट्रांसपोर्ट हमारे हिसाब के टाइम से नहीं हो सकता दोस्त, वो अपने हिसाब से होगा, वो अपने हिसाब से होगा। वो कब होगा ये हमें भी नहीं पता भाई, वो तो भाई टाइम फिक्स है, वो जब हमें टाइम होगा ट्रेन का जाना पड़ेगा। बट रोडवेज 24/7 हमारे हिसाब से हो सकता है। अगला क्या है भाई? रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड हाई एल्टीट्यूड्स स्टीप स्लोप्स। भाई पहाड़ों पर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती, और चलाई जा सकती है तो स्टीप स्लोप पर नहीं चलाई जा सकती। आप क्या सोचते हैं कि मतलब हर हिस्से में रेलवे ट्रैक आ जाएगा? नहीं भैया, नहीं हो सकता। स्टीप स्लोप का मतलब होता है कि पहाड़ ऐसे है, स्लोप बहुत स्टीप है, स्टीप है मतलब बहुत किंक शेप में है, किंक शेप में बहुत ज्यादा कोनिकल है। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे ट्रैक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। हाँ, इन पहाड़ों को काट के हो सकता है रोड बना लिया जाए, ऐसे सर्कल सर्कल करके कि पहाड़ों का चक्कर लगा लगा के आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे हम रेलवे या फिर एयरवेज को ले आके प्लेन को उतार दे, प्लेन भी क्रैश हो जाएगी, शिप जाने का तो कोई चांस ही नहीं है स्टीप स्लोप्स पे, पहाड़ों पर पानी है ही नहीं, ठीक है। और पाइपलाइन का भी काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड जब हायर से लोअर की तरफ में फ्लो करेगी, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ, तो फ्लो बहुत ज्यादा होगा, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं कर सकते उसको क्रिएट उतना आसानी से जितना आसानी से रोडवेज बन सकता है। तो रोड का इस्तेमाल स्टीप स्लोप पर किया जाता है, ये भी एक रोडवेज का फायदा है, या फिर रोड का फायदा है कि आप स्टीप स्लोप तक भी जा सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, रोड को क्लासिफाई किया गया है कुछ चीजों के अंदर, जिसमें सबसे पहला आता है आपका एक्सप्रेसवे। देखिए एक्सप्रेसवे बाकी रोडवेज के मुकाबले एक ऐसा रोड है जिसमें स्मूथनेस ज्यादा है, जिस पर स्पीड की लिमिट फिक्स है, जिस पर कि आपको कम टाइम में ज्यादा दूरी ट्रेवल करने का फायदा मिलेगा, तो वो एक्सप्रेसवे है, ठीक है, इन सब में। अच्छा, नेशनल हाईवे जिसको आप शॉर्ट में एनएच भी बोलते हैं, एनएच, ठीक है, कई बार आपने नाम सुना होगा लाइफ में, एनएच रोड का नाम होता है, NH20, NH21, NH28, NH34, कुछ भी है NH के साथ, नेशनल हाईवे। अच्छा, नेशनल हाईवे वो रोड है जो कंट्रीज के लगभग सारे स्टेट्स को जोड़ देता है, ठीक है, नेशनल हाईवेज। अच्छा, इसके बाद से आपका आता स्टेट हाईवेज, जो स्टेट के अंदर हाईवेज बनी है वो क्या है आपके स्टेट हाईवेज। जो नेशनल यानी कि पूरे इंडिया में हाईवे बनी हुई है जो सारे रोडों को जोड़ती है अपने में, वो है नेशनल हाईवेज। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, जैसे आप हो सकता है कि गोरखपुर से बिलोंग करते हो तो गोरखपुर की जितनी रोडें हैं वो गोरखपुर के लिए हो गई, गोरखपुर की डिस्ट्रिक्ट रोड। हो सकता है कि आप नोएडा से बिलोंग करते हो तो वहां की डिस्ट्रिक्ट हो गई, दिल्ली से करते हो वहां की डिस्ट्रिक्ट की रोड डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। फिर इंटरनेशनल हाईवेज, इंटरनेशनल हाईवेज थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। इंटरनेशनल हाईवेज को हम डिस्कस भी कर लेंगे थोड़ा सा कि इंटरनेशनल हाईवे क्या होता है, ठीक, थोड़ा इन सबसे थोड़ा अलग है। और उसके बाद से बॉर्डर रोड, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये अलग अलग तरीके के रोडवेज के हिस्से हैं
जिसमें कि आपको एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ हिस्से यहां पर डिस्कस करने हैं जो यहां पर लिखे। तो चलिए वन बाय वन इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है आपका एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे क्या है, बहुत सिंपली है, कंस्ट्रक्टेड स्मूथ ट्रेवल, साथ ही साथ कंट्रोल्ड एक्सेस इन इंडियन रोड नेटवर्क। क्या होना चाहिए एक्सप्रेसवे भैया, पहला तो कंस्ट्रक्ट होना चाहिए लेकिन स्मूथ ट्रेवल के लिए, बहुत स्मूथली ट्रेवल हो सके, कंट्रोल्ड हो सके एक्सेस, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इंडियन रोड नेटवर्क के अंदर भी आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद से दे आर 4-6-8 लेन हाईवेज डिवाइडेड इनटू अ मिडिल बाय अ वाइड डिवाइडर। देखिए बहुत सारी रोडें बन जाएं, जैसे कि 6 रोडें बन जाएं, एक ये रोड बन गया और मान लीजिए ये डिवाइडर है, ठीक, ये डिवाइडर है, ये दूसरी रोड हो गई, फिर यहाँ एक डिवाइडर है, ये तीसरी रोड हो गई, ये एक रोड ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, फिर 3 रोडें इधर हो गई आने के लिए, तो फिर 3 रोडें हो गई जाने के लिए। ठीक है, ऐसे बना लिया आपने। ये हो गया, ये आपका डिवाइडर है, ये आपका जो है ये डिवाइडर आपने ऐसे बनाया। अब इस तरीके की कहीं रोडें हुई 3 आने के लिए 3 जाने के लिए, तो ये नेशनल आपके जो है सॉरी एक्सप्रेसवे हो जाएंगी। बहुत सारी लेन हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8 लेन भी हो सकती है। मोस्टली दे आर टूल रोड्स, हियर द स्पीड रिस्ट्रिक्टेड 120 किलोमीटर पर आवर। भैया अगर आप इससे कम स्पीड में चलते हो तो ये रोड आपके लिए नहीं है, खतरे की घंटी हो सकती है, पीछे से आके आपको ठोक भी सकता है। तो यहाँ पे याद रखें 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड होनी चाहिए। अगर इससे स्पीड कम है तो फिर अपनी गाड़ी आप जो है दूसरे रोड पर ले जाइए, इस रोड पर मत चलिए, क्योंकि यहाँ हर ड्राइवर को पता है कि स्पीड इतनी मेंटेन करनी है, अदरवाइज एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। और एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट मोर देन अदर रोड्स पे ज्यादा होते हैं, है ना, अदर रोड के मुकाबले इस पे ज्यादा होते हैं। किस पे, एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, मेंटेन करना, बैलेंस करना इतना इजी नहीं होगा। इसके बाद आता है आपका नेशनल हाईवे। देखिए नेशनल हाईवे वो है जो लॉन्ग मेटल रोड होता है। मेटल रोड का मतलब होता है ये कंक्रीट से बनेंगे। कंक्रीट का मतलब कि भैया जो आप देखते हो ना चारकोल गिरा के जो कंक्रीट लगाते हैं उससे बनेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे बनेंगे मतलब क्या कि ये लॉन्ग मेटल रोड होंगे, बहुत दूर होंगे, नेशनल में है, कंट्री के अंदर होगा। अच्छा, इसके बाद ये लिंक करते हैं प्लेस टू प्लेस को, और सारे स्टेट्स को भी जोड़ने का ये काम करते हैं, सारे स्टेट को भी जोड़ने का ये काम करते रहते हैं, ठीक है, तो ये भी फायदा है। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाईवे बिटवीन वाराणसी से कन्याकुमारी इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। मतलब वाराणसी कहां, यूपी में, कन्याकुमारी कहां, साउथ में, कन्याकुमारी कहां आपका उधर साउथ में, इन दोनों को जोड़ने का काम ये करता है। अच्छा, इसके बाद देखिए प्रेशर ऑन द रोड नेटवर्क इंक्रीजिंग डे बाय डे। भाई बिल्कुल, जितनी गाड़ियां आती रह जाएंगी, जितनी भी गाड़ियां आती रह जाएंगी वो सब के सब डे बाय डे क्या करती चली जाएंगी, आपकी भीड़ बढ़ाती चली जाएंगी, तो रोड पे क्या होगा, प्रेशर लगातार बढ़ता चला जाएगा। 65% ऑफ फ्राइट एंड 80% ऑफ ट्रैफिक कैरिड बाय द रोड। भाई सिंपल सी बात है, जब गाड़ियां बढ़ेंगी तो ट्रैफिक बढ़ना ही बढ़ना है, रोड शॉर्ट नहीं होता, बट व्हीकल बढ़ने की वजह से ट्रैफिक गैदरिंग ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो इस वजह से नेशनल हाईवे की जरूरत आपको लगेगी। अच्छा, इन ऑर्डर टू गिव द बूस्ट द ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए सिंपल सी बात है, इंडिया की ट्रेड को बढ़ाना है तो आपको स्टेट टू स्टेट भी सारी चीजों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, यहां से वहां, वहां से यहाँ। साथ ही साथ अगर आप इंडिया की ट्रेड को बढ़ा रहे हो और ट्रांसफर कर भी रहे हो यहां से यहां, यहां से यहां, तो उसके लिए एक अच्छा स्मूथ रोड होना चाहिए जो नेशनल हाईवे काम करता है। एक्सप्रेसवे इतनी आसानी से हर जगह नहीं बनाया जा सकता कि और भी जल्दी हो जाए, बट हाँ नेशनल हाईवे पहले से क्रिएटेड है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके हम अभी अपना काम चला सकते हैं। हाँ, एक टाइम हो सकता है कि इंडिया में भी खाली एक्सप्रेसवे बनती हो, वो एक टाइम आ सकता है, वैसी गवर्नमेंट या वैसी चीजें हो तो आ सकता है, वो अलग की चीजें हैं। बट जो हमारे पास हम उसमें बेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेड और इकोनॉमी में हमारा नेशनल हाईवे बहुत हेल्प करता है। और उसके लिए देखिए यहाँ पर एक NHDP भी है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक। ये प्रोजेक्ट डिफाइन कर करके अपनी चीजों को सुधारते सुधारते क्या करते, कंट्री की ग्रोथ में बहुत हेल्प करने का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका नेशनल हाईवे। क्या आता है इसके बाद आपका नेशनल हाईवे। देखिए नेशनल हाईवे क्या है, एक अथॉरिटी है, यहाँ पे देखिए नेशनल हाईवे, उसी में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक।
ये करता क्या है, बहुत इसका कोई बहुत मेजर जो है ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ी सी चीजें आप देख लीजिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट of the India responsible for the management of network 60,000 किलोमीटर ऑफ द नेशनल हाईवे। देखिए इस अथॉरिटी के पास लगभग इतने किलोमीटर नेशनल हाईवे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब 60,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी होती है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे कि मतलब लगभग अगर आप किसी भी दो जगह की दूरी देखोगे 1000, 2000, 3000 किलोमीटर, तो 60,000 किलोमीटर तो बहुत है, मतलब 60,000 किलोमीटर तो ज्यादा है। तो इसमें जो NHAI है, इसका क्या काम है? इसका काम ये है पर्टिकुलरली कि इतने रोडों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और इनकी सफाई, इनकी क्लीननेस, इनकी मेंटेनेंस, इन पे टोल टैक्स वगैरह वगैरह कलेक्ट करेगा और इंडिया की बाकी चीजों में, जीडीपी वगैरह में हेल्प करेगा। और क्या है इसका रोल भैया? रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का और क्या यूज हो सकता है? देखिए, ऑल वेदर रिलायबिलिटी, हर समय, हर 24 घंटे 24x7 चालू, मतलब हर टाइम स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं, ऑल वेदर रिलायबिलिटी है, चलेगा। दूसरा, रेड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सस्ते में, अब प्लेन से उड़ना हो और नीचे जमीन पे चलना हो, दोनों के कॉस्ट में बहुत अंतर होता है, तो यहां पर वो अंतर भी आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। अगला, लोअर ट्रेड कॉस्ट। सिंपल है, ट्रेड भी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो आप अपनी प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा नहीं रखेंगे भैया। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे तय होती है? उसका पहले प्रमोशन, उसकी कॉस्टिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसके साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, उसके वेयर हाउस, सारे पैसे जोड़ के होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर रोल होता है, क्योंकि उसी से एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, और जब यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर लेस होगा, रिड्यूस होगा, तो ट्रेड का कॉस्ट भी क्या होगा? कम होगा। ट्रेड भी जल्दी भी होगा और सस्ते में भी होगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल वर्कर ऑफ द प्रोजेक्ट, भैया प्रोजेक्ट में अलग अलग एम्प्लॉयमेंट भी आप देने का काम कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट बिना इंसानों के नहीं हो सकता। रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स एंड इनहैंस सेफ्टी। देखिए, देखा जाए तो रोड पे एक साथ में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग ही चलते हैं। ट्रेन की तरह 5,000, 10,000 लोग एक बार में नहीं चलते। तो अगर ऐसा है, तो अगर देखा जाए एक्सीडेंट के चांसेस भी, चूंकि लेन्स बहुत ज्यादा होते हैं तो एक्सीडेंट, टकराव के चांसेस थोड़े कम भी होते हैं। बट हाँ, ये अलग बात है कि कोई स्पीड बहुत ज्यादा रखता है तो एक्सीडेंट तो होने का कुछ संभावनाएं रहती हैं, उसमें चांसेस रहते हैं। बट हाँ, ये है कि नेशनल हाईवे पे इतनी जगह होती है चलने के लिए कि एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। बहुत ज्यादा गाड़ियों का जो है कोलैबोरेशन नहीं होता, सब अपनी लेन में चलते हैं, कोई दूसरे की लेन में पेनिट्रेट नहीं करता, जिससे कि एक्सीडेंट कम होता है और ये आपकी एक इनहैंस जो है सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। और नेशनल इंटीग्रेशन, देश को जोड़ने का काम करती है। इंटीग्रेशन माने जोड़ना, नेशनल इंटीग्रेशन देश को जोड़ती है, स्टेट से स्टेट को जोड़ती है, देश को जोड़ने का काम ये करते हैं। कौन? नेशनल हाईवेज। चलिए आगे देखते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है भैया? दिस प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गोल्डन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 1999 में, मतलब 1999 में, मैंने 2000 से जस्ट 1 ईयर बिफोर। अच्छा, इसमें क्या था भैया? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा हाईवे का नेटवर्क जो कनेक्ट करता था मेजर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सेंटर्स ऑफ इंडिया को, मतलब जितने भी आपके एग्रीकल्चरल सेंटर्स थे, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल उनको जोड़ने का काम करता था। जितने भी मेजर, जितने भी बड़े थे, बड़े मेजर एग्रीकल्चरल जगह कहाँ हो सकते हैं? कौन से हैं वो? सारे के सारे मेजर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल की जगह। तो सबसे बड़ा तो पहले पंजाब ही है। पंजाब, जहां पर खेती ज्यादा, वही इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री भी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पास में ही बनाई जाएगी, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए, प्रोडक्ट का कॉस्ट कम आए और वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। तो हमारा कौन सा है इसमें? तो हमारा है वो कौन सा? पंजाब। इस तरीके से एग्जांपल आप लिख सकते हो। इसके बाद क्या है? इट फॉर्म्ड अ क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिंग दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इन बड़े बड़े जगहों को भी जोड़ा जाता है इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से। जोड़ने का भी मेन रीजन है, चूंकि इंडिया की जो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है वो दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, ये सारे मेट्रोपॉलिटन हैं, जहां पर इंडिया एक तरीके से मेजरली अगर देखा जाए तो इंडिया की ये वो बड़े हिस्से हैं जहां पर ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनको भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जोड़ने का काम करता है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने रोड के मैप के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव क्या है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का? क्या एम है इसका? इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एम क्या है? वो क्यों एग्रीकल्चरल सारे इंडस्ट्रीज को, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने का काम करता है? क्या है वो रीजन? तो देखिए, पर्पस तो यही है इस प्रोजेक्ट का
कि वो रिड्यूस करे कम से कम समय में मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। पहला पर्पस यही है इस प्रोजेक्ट का कि टाइम रिड्यूस करे और डिस्टेंस उसी कम समय में ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करके आप मेगा सिटीज को टच कर पाए। मेगा सिटीज को टच करने का ये मतलब होता है कि अगर आप उन सिटीज के ज्यादा करीब हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप वहां से जाके ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? बेटर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फैसिलिटीज, ट्रक ट्रांसपोर्ट। ये भी सिंपल है, बेटर मूवमेंट आप कर सकते हो, इफिशिएंट मूवमेंट कर सकते हो, आसानी से गाड़ियां भी पास हो सकती हैं, क्योंकि हर जगह ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। और फैसिलिटेट भी करता है ट्रक ट्रांसपोर्ट को। देखिए ट्रक को ना जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर दिन में चलने के लिए अलाउ नहीं है ना, बहुत सारी गैदरिंग हो जाती है, तो उतना बड़ा हैवी व्हीकल जो है, हैवी लोड व्हीकल ह्यूमन लाइफ के साथ इतना ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता, इस वजह से ट्रक को ज्यादा चलने भी नहीं दिया जाता है दिनों में। ठीक है, तो ये फैसिलिटेट करता है कि ट्रक को भी इफिशिएंटली आप मूव करा सकते हो, ट्रक को भी आप लेकर जा सकते हो। हेल्प इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्मॉलर टाउन थ्रू विच इट पासेस। और देखो जब आप कोई रोड बनाते हो ना तो वो कहीं ना कहीं से पास होगी, ये तो फिक्स है। तो जिस एरिया से पास होती है ना उस एरिया का भी डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ वो एरिया को भी हेल्प मिलता है, बहुत मायने में हेल्प मिलता है। उधर से गाड़ियां जाएंगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। नहीं भी अगर इंप्लॉयमेंट जनरेट होता है, उधर से गाड़ियां जाएंगी तो उधर के लोगों को ट्रांसपोर्ट का एक मीन मिलेगा। तो ये सारी चीजें मतलब उनका भी ग्रोथ करने में हेल्प करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और इसमें जो मेजरली था वो था आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, अगला क्या है? स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज मतलब वो सारे रोड जो स्टेट के अंदर रूरल मतलब देहात क्षेत्र, गांव का क्षेत्र, और उनको जोड़ता हो और उनको मेंटेन करता हो। साथ ही साथ ऐसी एजेंसियां जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रोड बनाती हैं वो सारी स्टेट हाईवे के अंदर आती हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड सिमिलर एज डिस्ट्रिक्ट वाली रोड, वो सारी रोडें जो कि ज्यादातर गांवों को टच करती हैं, जिला परिषद को टच करती हैं, विलेजेस को टच करती हैं, जिला परिषद को टच करती हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी के अंदर आती हैं, ये सारे रोड डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं। फिर विलेज रोड, वो सारे रोड जो कंस्ट्रक्ट होते हैं विलेज पंचायत के द्वारा, विलेज पंचायत के द्वारा, जो पंचायती सिस्टम में पंच बनते हैं, 5 लोगों की एक ज्यूरी होती है, पंचायत के द्वारा जो रोडें बनती हैं उनको हम लोग विलेज रोड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, यूजुअली वेरी नैरो, बहुत पतले होते हैं और नॉट सुटेबल फॉर हैवी ट्रैफिक, और हैवी ट्रैफिक के लिए भी सुटेबल नहीं होते। भाई गांव का सड़क है, इतना विलेजर्स को ऐसा नहीं कि उनको दिन रात ट्रक उस पर चलानी होती, तो ऐसी प्रॉब्लम्स वहां नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक, इंटरनेशनल हाईवेज, वो सारी हाईवेज जो हमारे नेबरिंग कंट्री से जोड़ती हैं वो सारी की सारी जो है हमारी इंटरनेशनल हाईवेज कहलाती हैं, जो सोशल इकोनॉमिक कमीशन ऑफ एशिया एंड, ये देखिए एक यहाँ पे आपको एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि वो किसके अंडर में आता है, ESCAP, ES कैप के अंदर ये इंटरनेशनल हाईवे आता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया और नेपाल को आप ले सकते हो, अच्छा खासा एग्जाम्पल है, जिससे कि पहले उसी इंटरनेशनल रोड से जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था पेट्रोल वगैरह का इंडिया से, जो कि आप देखोगे तो नेपाल के सबसे ज्यादा करीब में जो ट्रांसपोर्टेशन ये होता था तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास में ही एक डिस्ट्रिक्ट है देवरिया, वहां से हुआ करता था, और अभी वो पाइपलाइन में चेंज हो गया है, बट ट्रांसपोर्ट आज से 2 साल पहले ऐसे ही हुआ करता था 2020 तक, कि वो बाई रोड हुआ करता था, इंटरनेशनल रोड के थ्रू, बॉर्डर रोड। वो सारे रोड जो कि डेवलप किए गए, साथ ही साथ मेंटेन किए गए इंडिया के नेटवर्क में, कि बॉर्डर एरियाज में फ्रेंडली नेबर के साथ, अपने जो आप बॉर्डर के साझा करते हैं कि हमारे ये दोस्त हैं, हम इनसे जो है आपस में ट्रेड करेंगे। देखिए वही सारी चीजें हैं ना, कि जब हम पहले कभी अपना रोड बॉर्डर में शेयर करते हैं, फिर कोई कंट्री आती है और हमारे ऊपर दबाव बना के हमारी एरिया को कब्जा करना चाहती है, तो ठीक उसी प्रकार से जितनी भी रोडें हैं ना बॉर्डर के पास, वो सारी बॉर्डर रोड में आती हैं, और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफाइन करता है कि रोड कहां तक बनेगी, कैसे बनेगी, कितनी बनेगी और कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ पे कौन सा टाइम में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड ओपन होगा। ये 24 क्रॉस ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि बॉर्डर का रोड है, सेफ्टी भी जरूरी है, तो ये सब डिफाइन होता है। अच्छा, ये हो गया आपका बॉर्डर। देखिए यहाँ पर मिलिट्री, पुलिस एंड पर्सनल आर्मी के लिए ही ज्यादातर होती है, क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे वही रहते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए रखना भी नहीं चाहिए। अब देखिए रोड का क्या एडवांटेज है भाई, रोड का क्या एडवांटेज है? तो पहला तो यही है कि रोड चीपेस्ट होता है, सस्ता है। किससे सस्ता है? सी से सस्ता है, सी एयरवेज से भी सस्ता है, पाइपलाइन से भी सस्ता है, हर चीज से सस्ता। अब देखिए पाइपलाइन में इंसानों को तो नहीं डाल सकते ना, शिप से अगर जाना हो, हमें यहाँ से मुंबई जाना, हम शिप पकड़ के तो नहीं जा सकते ना, यहाँ मतलब कहीं से भी, दिल्ली से मुंबई जाना हो
तो हम शिप से तो नहीं जा सकते, और एयरवेज से जाएंगे तो बहुत महंगा है, तो चीपेस्ट होता है ये। इसके बाद से चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये। अच्छा, साथ ही साथ ट्रैक एंड लिंक विलेजेस टू अर्बन एरियाज, साथ ही साथ ये एक ऐसी जगह है जहां से विलेज से एरिया को, विलेज जैसे एरिया को शहरों से जोड़ने का काम किया जाता है। जैसे गांव देहात क्षेत्र जितने भी हैं, जो भी गांव के विलेजर्स हैं, उनको शहर के क्षेत्रों से जोड़ने का काम किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका एक फायदा है भाई, रोड नहीं होती तो गांव के लोग शहर नहीं आ पाते, नहीं आ पाते तो डेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं हो पाती। ठीक है। इसी पर मोदी जी का डिजिटल प्रोग्राम भी है कि इंडिया को डिजिटल बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि गांव को डिजिटल बनाएंगे तभी तो डेवलपमेंट हो पाएगा। इंडिया इज अ फार्मिंग कंट्री, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया में केवल और केवल जो है, जो रिच है या फिर अल्ट्रा रिच है, उनकी जो परसेंटेज है बहुत कम है। इंडिया में सबसे ज्यादा फार्मर्स रहते हैं, इसीलिए हम लोग अभी तक जो है डेवलपमेंट तक नहीं पहुंचे हैं। बट हाँ, जब हमारे फार्मर्स भी एजुकेटेड हो जाएंगे, उनके चाइल्ड भी एजुकेटेड हो जाएंगे, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी, और काफी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है इंडिया की। ठीक है। आगे देखते हैं, रोड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। ठीक, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, बाकी और कोई मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोर्ट का है वो नहीं कर सकता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब ये है कि लगातार रिड्यूस होता चला जा रहा है, जितनी अच्छी फैसिलिटीज होंगी उतना ही सस्ता होता चला जाएगा। रोल ऑफ रोड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है, जितने भी पैसे आएंगे देश के पास, उससे देश का विकास किया जाएगा। ठीक है। रोड प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन एंड पोर्ट्स। बिना रोड के आप तो स्टेशन भी नहीं पहुंच पाएंगे, ना आप सी पोर्ट पर पहुंच पाएंगे कि आप जो है रेलवेज का फायदा ले पाए या फिर सीवेज का फायदा ले पाए। इवन दो आप एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच पाएंगे बिना रोड के। डिसएडवांटेज क्या है भाई? ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब कॉमन है। पहुंचना हो कहीं 2 घंटे पे तो निकलना पड़ता है 4 घंटे पहले, नहीं तो रह जाएंगे ट्रैफिक में। हैवी ट्रैफिक होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। ठीक है, जहां पर घंटे लग जाते हैं, कई बार ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पाती। लैक ऑफ रोड साइड एनिमिटीज अलोंग द रोड। भैया एनिमिटीज कहाँ मिल पाएंगी आपको? अब आप सोचो कि जहां जहां रोड है वहां सब कुछ मिले तो नहीं मिल पाएगा ना, वो चीजें कम होती हैं। ठीक है। ट्रेन वगैरह का ये कि इंटरनल ही मिल जाता है, ट्रेन में ही सब दे देते हैं खाने पीने की चीजें, बट वहां नहीं मिल पाएंगी। एक डिसएडवांटेज है आपका गवर्नमेंट का भी लेकर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो देयर इज नो गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं जो रेगुलेट करे कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस को, जो कि रोड पर हमेशा जरूरत होती है। देखिए, आप इंडिया में कहीं भी बहुत अच्छी जगह रहो या खराब जगह रहो, तो कहीं भी आप जाओ एज अ ह्यूमन बींग, तो आप देखो कहीं ना कहीं रोड थोड़ा बहुत तो खराब होता है। कहीं नहीं है 2 4 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 200 1000 किलोमीटर तक नहीं है, बट आप कहीं बाहर एरिया में निकल जाओ तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत रोड दिखाई देगा कि खराब है। डिसएडवांटेज है, गवर्नमेंट ने ऐसे कोई पॉलिसी नहीं क्रिएट करी जल्दी कि भैया रोड को प्रॉपर मेंटेनेंस करके उसको क्लियर करते रहो। हर गवर्नमेंट आती है, कुछ वायदे लेकर आती है, बट वो कंप्लीट जल्दी नहीं कर पाती। करती भी है, ऐसा नहीं है, बट हाँ, जो भी करती है इसके लिए एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि रोड को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखा जाए और उसको हमेशा क्लियर किया जाए। तो ये सारी चीजें अभी जो हुई आपकी, ये रोडवेज की थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद से प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट। एक और देखिए यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द रोड आर नॉट सेफ। बहुत सारे रोड ऐसे हैं जो सेफ नहीं है, वहां पर रनिंग हैवी व्हीकल चलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पुअर मेंटेनेंस भी है, बिकॉज ऑफ देयर पुअर मेंटेनेंस। कुछ ऐसे रोड है जो कि पूरी तरीके से खराब हो गए हैं भारी भारी गाड़ियों को चलने की वजह से। भारी गाड़ी मतलब ट्रक, लॉरी, ये सब जब चलेंगी ना तो रोडें खराब हो जाती हैं। और ये एक तरीके की प्रॉब्लम फेस लोग करते हैं जब वो रोड से ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो सेफ नहीं है, जब गाड़ियां ऊपर नीचे चल रही हैं, कब गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए किसी को नहीं पता है। ठीक है। तो ये चीजें गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम है। जो लोग रोड से चलते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हैं। अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रोड इज हाई ट्रैफिक कंडीशन। ये प्रॉब्लम तो इंडिया में अक्सर देखी गई है, इवन मूवीज में भी आपने देखा होगा, हर जगह देखा होगा कि ट्रैफिक इंडिया में बहुत लगती है। खुद भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपने, हमेशा जो है इंडिया में ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, हर जगह ट्रैफिक है। इस ट्रैफिक का कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं है। ठीक, इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवे को। ठीक है। ये सारी चीजें जो थी हमारी, ये किसकी थी? रोड्स की थी, कि मतलब रोड क्या है, रोड क्या हमारे लिए कर सकता है। तो शॉर्ट में तुरंत समझ लीजिए, जो रोड है, जो रोडवेज हैं, वो हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, हमारे कंट्री का ग्रोथ, साथ ही साथ डेवलपमेंट और साथ ही साथ मॉनेटरी वैल्यू में बहुत हेल्प करती हैं। अगर हम लोग रोड से अपने ट्रांसपोर्ट को करें तो बहुत चीपेस्ट हो जाएगा, बहुत ही लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन से भी जो होता है उसमें प्राइस में इंक्लूड करने में वेलफेयर होगी। साथ ही साथ रोड ऐसे भी हैं जो कि विलेजेस को क्या करते हैं, सिटीज से मर्ज करके उनका भी डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, जहां हम
अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकते, वहाँ हम रोडवेज से जा सकते हैं। 24/7 अवेलेबल होता है, बट इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसा कि इसमें प्रॉब्लम्स देखा गया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, यहाँ की रोडें जो है हैवी व्हीकल से खराब हो जाती है, कोई गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा पॉलिसी नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत तरीके की वेरिएंट की रोड भी देखी गई, जहां पर इंटरनेशनल था जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में था, बॉर्डर था जहां इंडियन आर्मी अपनी यूज के लिए लेता है, फिर स्टेट हाईवे था जो स्टेट के अंदर रोडें बनी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई डिस्ट्रिक्ट रोडें थी, फिर आपके इसी तरीके से नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे की अथॉरिटी थी जो नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी लेकर रखती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक तरीके से रोडवेज रहा, यानी कि रोडवेज यानी रोड से चलने वाला हमारा सारा पूरा ब्यौरा रहा। अब हम लोग इसमें अपना दूसरा स्टार्ट करेंगे अपने दूसरे लेक्चर में, वो होगा हमारा इंडियन रेलवे या फिर रेलवे। ठीक है,